हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम शुरुआत करेंगे एक नए सेमेस्टर के सब्जेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया, जो कि हमारा डिसिप्लिन कोर्स है इकोनॉमिक्स 5th सेमेस्टर बीए प्रोग्राम। ठीक है, या हम बीकॉम में भी है यही सेम। ठीक है, तो बीकॉम। ठीक है, 5th सेमेस्टर और ये हमारा कोर सब्जेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया फर्स्ट। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आज हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है हमारा। ठीक है, पढ़ेंगे बेसिकली आज ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस जानेंगे। साथ में मैं क्या क्या फॉलो करने वाले हैं, हम साथ में मिलके क्या क्या फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो वो बुक्स या रीडिंग्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या है सेमेस्टर का? तो जो भाई हमारा सिलेबस है वो ये है। सिलेबस में देखो टोटल 5 यूनिट्स हमारी। ठीक है, टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट जो आज हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो हमारी है इशूज इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। क्या क्या है? इशूज इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। तो हम पहले बात करेंगे आज ग्रोथ और डेवलपमेंट की, कि ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, इसमें जो आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं वो दी गई हैं। देखो, एक बुक है द टोडरो प्लस स्मिथ की, चैप्टर 1 एंड 2 इसका बताया गया है, और ड्रीज एंड अमर्त्य सेन का चैप्टर 2 एंड 3। ठीक है, तो इसकी बात की गई हमारी सजेस्टेड रीडिंग्स में। तो सबसे पहले आपको भी मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि बेस्ट रहेगी आप रीडिंग्स को परचेज करें, ना कि किसी बुक को। तो सबसे पहले हम क्या फॉलो करने वाले हैं, तो वो रीडिंग्स हैं। क्योंकि बेटा जब आप आंसर लिख के आओगे क्वेश्चन के, तो वहाँ पे जो आपकी रीडिंग्स हैं सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी बना लोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकते हो। वरना पढ़ के आ जाओगे बट इतना लिख नहीं पाओगे जितना एक ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग्स को फॉलो करेंगे। सेकंड, मेरे पास एक बुक है, यदि किसी का बहुत मन है तो ये बुक परचेस कर सकता है, और भी कर सकता है जो उसका मन करे। मैं ये एक बुक की है डॉक्टर दीपा श्री की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, ये बुक है, थोड़ी पतली है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक इस बुक को ही फॉलो करूंगा, डॉक्टर दीपा श्री। ठीक है, एंड लास्ट, इसको फॉलो नहीं करूंगा, बस बीच बीच में देखूंगा ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं जो रह गया है। तो जो सूल की पीडीएफ होगी आपकी, ठीक है, उसको भी मैं बीच बीच में देखता रहूंगा। ठीक है, सोल की जो आपकी पीडीएफ होगी। हालांकि आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सोल की पीडीएफ से पढ़ें। क्यों? क्योंकि बहुत कम लिखा हुआ है इसमें, और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, आप आंसर्स नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये आपकी सोल की पीडीएफ है, पहले से इन्होंने यहाँ 5 यूनिट से वैसे 4 बताई रखी हैं, तो ये भी एक उन्होंने गलती कर रखी है यहाँ पहले ही। ठीक है, और बहुत कम है। देखो ये यूनिट बने हमारी, ठीक है, जो जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये देखो, इन्होंने सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे पॉइंट्स में बता के ख़त्म कर दिया, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी यहीं ख़त्म कर दिया। ठीक है, इनके फिर दोनों का डिफरेंस बता दिया है, और बहुत ही मतलब कम लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसको आप फॉलो ना करें। हाँ, आप बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो अलग बात है, तो इसको फॉलो न करने की जगह रीडिंग्स को करें, उसके बाद बुक्स, फिर सोल की पीडीएफ। मैं कोशिश करूंगा इन तीनों से पढ़ाऊं, मतलब तीनों इन द सेंस कुछ बचना नहीं चाहिए, सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो भी लगता है थोड़ा भी कि हाँ ये आंसर या ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आ सकता है, और सिर्फ एग्जाम से ही मतलब नहीं है, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे। और यदि किसी को ऐसा लगे कि हाँ ये हमने नहीं पढ़ाया, ये टॉपिक हमसे छूट गया है, तो आप कमेंट में कर सकते हो। यदि आपके पास मेरा नंबर है तो मैसेज कर सकते हो, वरना टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो कि आपने ये नहीं पढ़ाया, मैं उसे भी इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ें आगे, यदि हो गया हो इतना तो आज हम जो पढ़ेंगे, अब आ जाओ आ जाओ, यदि किसी को किधर भी जाना है जाके घूम के आ जाओ वापस। इलेक्शन में घूम लिया होगा वैसे भी काफ़ी, तो पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दे लिया जाए, और अपना जो भी पानी पीना है, कप अप कॉफ़ी चाय जो भी है रख लो, नोट्स वगैरह साथ में, थोड़ा स्क्रेबल करते रहना। जब मैं पढ़ाऊँ तो साथ में थोड़ा बहुत कुछ लिखते रहना। इससे क्या होता है, कभी ये दिमाग काम करना बंद करता है ना, तो हाथ काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो थोड़ा बॉडी को रेस्पॉन्स, तो स्क्रेबल करते रहें, थोड़ा स्क्रेबल बोले तो थोड़ा वो लिखते रहें, चाहे रफ राइटिंग में लिखें या कैसे भी। ठीक है, तो अपनी नोट्स को निकाल लीजिएगा और दिल थाम के बैठ जाइएगा। अब हम शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, और क्या हमारा टॉपिक्स आज का रहेगा, आज हम कितना कवर करेंगे।
तो ये जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट की, कि इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या, ठीक है, उसको हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आज बेसिकली इतना ही हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। और इसमें जो आपके कुछ 6 टर्म्स हैं, ठीक है, इनके बारे में समझेंगे कि डेवलपमेंट आपका मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, कैसे है, कोर वैल्यूज क्या क्या हैं इसकी, ठीक है, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच क्या थी। डेवलपमेंट और हैप्पीनेस को थोड़ा सा समझेंगे, इतना जरूरी है नहीं वैसे, लेकिन ठीक है, ये रीडिंग्स में दे रखा है, डॉक्टर दीपाश्री में नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम सब कुछ कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस को थोड़ा सा समझेंगे, क्या डेवलपमेंट हैप्पीनेस इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा, हैप्पीनेस कैसे मिलती है इंसान को, क्या पैसे से या सिर्फ पैसे कमाने से हैप्पीनेस मिलती है इंसान को कि नहीं, या क्या क्या वो टॉपिक फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस को अफेक्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन, कि वुमेन का क्या रोल रहेगा डेवलपमेंट में, एंड द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, के 3 ऑब्जेक्ट क्या हैं वो डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आज हम इतना पढ़ेंगे, उसके बाद ये अगले लेक्चर में होगा आपका, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंस की बात करेंगे। और यहाँ आने के बाद आपको कंप्लीटली यहाँ तक समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, ठीक है। हालांकि 1960 से पहले ऐसा कहा जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही है, या हम कह सकते हैं सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर चेंज किया गया है कि ग्रोथ अलग चीज है और डेवलपमेंट अलग चीज है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिकेटर्स को देखेंगे, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें हम एचडीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो इतना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है पहली यूनिट खत्म है, ये पहली यूनिट नहीं है सिर्फ, ठीक है, और भी चीजें हम पढ़ेंगे। अभी सस्टेनेबिलिटी रह गई, जैसे सस्टेनेबिलिटी को भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और भी कई चीजें आगे आएंगी। फिलहाल अभी इतने पे ध्यान दो कि आज हम इतना पढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो फिर शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, टेलीग्राम को प्लीज ज्वाइन कर लेना, इसलिए नहीं कि मुझे वहां से कोई पैसा मिलता है या कुछ भी, मेरा कोई फायदा है वहां तो नहीं, हाँ यूट्यूब पे है, यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वो सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये जो पीपीटी जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको वहाँ मिल जाएगी, नोट्स यदि मैं बनाऊंगा तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, वैसे मैंने बना रखी है लेकिन बहुत रफ लिखा है मैंने अपने हिसाब से, तो कोशिश करूंगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा लास्ट में, जो भी आपके पीवाईक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, तो इनको भी मैं फॉलो करूंगा और इनको भी बताऊंगा कैसे आंसर्स लिखें या क्या सही रहेगा, ठीक है, इनको भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो देखो सीधी सी बात ये, इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी एक डेफिनेशन में हम नहीं डाल सकते, हर एक इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी भाषा में इकोनॉमिक ग्रोथ को अलग अलग तरीके से समझाया है, और किसी ने भी एक एक्चुअल डेफिनेशन नहीं बताई कि हाँ ये इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन यदि बेसिकली हम समझे इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ये है कि एक आपकी पहले कंडीशन थी बहुत बेकार, ठीक है, जहां आप सिर्फ अपना गुजारा चला पा रहे थे, खाना पीना रोटी कपड़ा वही हल्का फुल्का हो पा रहा था, उससे अब आपके पास प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, कपड़े सिर्फ पहनने से ही मतलब नहीं, आपके फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े बढ़ रहे हैं, खाने से मतलब सिर्फ दाल से नहीं है, अब आप पिज़्ज़ा वगैरह भी खा रहे हैं, तो थोड़ा मतलब अच्छा हेल्दी, पिज़्ज़ा वगैरह तो नहीं, हेल्दी खाना खा रहे हैं आप, ठीक है, और साथ में आपके पास सर्विसेज अच्छी हों, ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं इनके आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम एक तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। बाकी हम डेफिनेशन से समझते हैं, सभी ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ एक्सपेंशन, देखो समझो क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे डिफाइन किया गया, द रेट ऑफ एक्सपेंशन, किस चीज का एक्सपेंशन बढ़ रहा है, दैट कैन मूव एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, देखो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, कैसी है, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, और फ्रॉम नियर सब्सिस्टेंस, देखो इसका मतलब समझो, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा, जहां सिर्फ आपका खाना पीना हो पा रहा है, बस हाँ जीने के लिए आप खा पा रहे हो, थोड़ा बहुत मिल जाता है बस, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है जो कैसी है, अभी सिर्फ नियर सब्सिस्टेंस मोड ऑफ लिविंग, उसकी जो जीने का तरीका है वो कैसा है, बस गुजारा चल रहा है, ऐसा मान लो, कोई अफ्रीकन कंट्री मान लो, ठीक है, ठीक है, कैसी है, सिर्फ गुजारा चल रहा है, एक ऐसी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और वहां से कहां ले जाना, मोड ऑफ लिविंग टू सब्सटेंशियली हायर लेवल इन अ कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे से समय में क्या होना, उस जगह से इस जगह से, मतलब सब्सटेंस मोड ऑफ लिविंग से कहां पे, सब्सटेंशियली हायर लेवल, ठीक है, कहां आना है, सब्सटेंशियली
देखो इसका मतलब समझो क्या है, सब्सटेंशियली का मतलब होता है अमाउंट का बढ़ना, या फिर हम कह सकते हैं कि लार्ज अमाउंट में इंक्रीज होना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आपके सिर्फ 2 रोटियां खा पा रहे थे, काम चल पा रहा था। अब यहाँ आप अपने बढ़िया घी लगा के, बढ़िया एकदम देसी घी है, गाय का भैंस का, ठीक है, बढ़िया घी लगा के 5 रोटियां जितनी आपको चाहिए उतनी खा पा रहे हो, सब्जी बढ़िया एकदम, दाल वाल है, साग चने का, जैसे भी G20 में बाजरे की रोटी खिलाई वैसे बढ़िया। तो वही ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस जगह से हमें कहाँ आना है, इस जगह आना है सब्सटेंशियली हाई लेवल पे। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। देखो कहना क्या चाह रही हैं दीपाश्री, उन्होंने डेफिनेशन अपनी बुक में लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेट ऑफ एक्सपेंशन है दैट कैन मूव एन अंडर डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम, अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो कैसी है, नियर सब्सटेंस मोड ऑफ लिविंग, उसका जो जीने का तरीका वो कैसा है, नियर सब्सटेंस, बस गुजारा हो पा रहा है उनका, वहां से वो कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, सब्सटेंशियली हायर लेवल पे, उससे ज्यादा आउटपुट हो उनके पास, प्रोडक्ट्स हो, गुड्स और सर्विसेज हो। ठीक है, कंपेरेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे से समय में। ठीक है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। मान लो पहले आपके पास सिर्फ 4 कपड़े थे, अब आपके पास मतलब ड्रेस थी 4, अब उससे 8 हो गई, तो मतलब आपका ग्रोथ हुआ है हल्का सा। ठीक है, प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए हैं, तो ऐसे कह सकते हैं। और देखो और डेफिनेशन क्या क्या है, अ प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम। देखो सस्टेन्ड का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अ प्रोसेस ऑफ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या कह रहा है, एक लंबे समय तक आपकी जो रियल नेशनल इनकम है, क्या रियल नेशनल इनकम है, ये इंक्रीज होनी चाहिए कंटिन्यूअस। ठीक है, रियल नेशनल इनकम क्या होती है अभी नहीं पता तो आप जीडीपी वगैरह देख लो कि जीडीपी है। ठीक है, रियल का मतलब देखो आपने पढ़ा होगा पहले भी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो रियल यदि यहाँ मैं समझाऊं तो यहाँ रियल का मतलब है आपको इन्फ्लेशन में ध्यान रखते हुए जो रियल नेशनल इनकम आप निकालोगे। नेशनल इनकम कैसे, इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए, ये नहीं कि पिछले साल हमारी इनकम 10 रुपए थी, इस साल हमारी 20 हो गई। अरे भाई, तो 2-3% इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा होगा, महंगाई बढ़ी होगी ना, तो उस महंगाई को भी ध्यान में रख के जो नेशनल इनकम निकाली जाती है वो कह सकते हैं क्या है, रियल नेशनल इनकम। फिलहाल के लिए इतना काफी है। ठीक है, आगे देखो, इट इज एन इंक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, अलग अलग दी है, तो कह सकते हैं कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, इंक्रीज होना चाहिए क्या, एग्रीगेट टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी आपके गुड्स और सर्विसेज है उनका इंक्रीज होना। ठीक है, एग्रीगेट आउटपुट, टोटल आउटपुट। ठीक है, क्या होना चाहिए, इंक्रीज होते रहने चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इसमें कई इकोनॉमिस्ट के नाम है, जैसे जैकब विनर है, साइमन कुजनेत है, ये है। ठीक है, तो इन्होंने भी कहा है इट इज अ लॉन्ग टर्म राइज इन द कैपेसिटी। तो इन्होंने क्या कहा, इट इज अ लॉन्ग टर्म राइज इन द कैपेसिटी टू सप्लाई इंक्रीजिंगली डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स पॉपुलेशन। ये भी क्या कह रहे हैं, राइज होना चाहिए इन कैपेसिटी, सप्लाई जो भी गुड्स और प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं, मतलब उनकी सप्लाई की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, राइज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, उनके पॉपुलेशन तक। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सब बात वही कर रहे हैं कि इंक्रीज होना चाहिए, पहले जितना प्रोडक्ट या गुड्स और सर्विसेज थे उससे हम इंक्रीज होते रहने चाहिए, चाहे आप लॉन्ग पीरियड टाइम कह दो या रियल नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, ये सब कहा जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। ठीक है, ऐसे जैकब विनर ने एक बात कही कि यदि आप चाहते हो इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीजमेंट हो या बढ़े, तो आपको क्या करना चाहिए, इनसे से जोड़ दिया उन्होंने ऑन रिडक्शन ऑफ मास पॉवर्टी एज ए क्रिटिकल टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको एक टेस्ट लेना पड़ेगा, उसमें सबसे मतलब मेन चीज ये है, क्या होना चाहिए, रिडक्शन ऑफ मास पॉवर्टी, कि जो जनता के सबसे ज्यादा गरीब है उसमें रिडक्शन होना चाहिए, कमी होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया यहाँ पे, इन्होंने ये बात कही कि यदि आप इकोनॉमिक ग्रोथ में इंक्रीज चाहते हो तो ये हो। ठीक है, मियरर है, माल्डविन है, CN वकील है, ब्रह्मानंद है, ऐसे कई इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि अ प्रोसेस ऑफ बेयर वाई एंड इकोनॉमिक्स GNP, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जो GNP है इंक्रीज होनी चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही मतलब गुड्स और सर्विस से समझ लो, GDP से समझ लो, चाहे GNP से समझ लो, मतलब गुड्स और सर्विसेज हैं वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स GNP इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड पर इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। रोस्टोस थ्योरी ऑफ ग्रोथ में उन्होंने समझाया है कि स्टेज कम्स आफ्टर द टेक ऑफ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ वो होती है जो कि जैसे एक एरोप्लेन होता है, तो वो क्या है, स्टेज कम्स आफ्टर टेक ऑफ के बाद की जो स्टेज है, सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये किसने कहा, रोस्टोस ने अपनी थ्योरी ऑफ ग्रोथ में कहा था। ठीक है, तो
मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो, मम्मी कसम खाओ आ गया। क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? अच्छा, वैसे पीपीटी से मैंने कभी पढ़ाया नहीं है ऐसे, तो थोड़ा लिखना विखना थोड़ा मेरे से इधर उधर हो रहा होगा। यदि आप चाहो कि मैं सिर्फ नोट्स पे पढ़ाऊँ जैसे पहले पढ़ाता था पिछले सेमेस्टर में, तो वैसे बता देना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ याद आई, पिछले सेमेस्टर में जितना भी पढ़ाया कुछ बाहर से नहीं आया, 100% उसी में से आपका एग्जाम आया था, ठीक है। तो कई लोगों का रिजल्ट अच्छा भी आया, कई फेल भी हुए। फेल उनमें से हुए जो एक दिन पहले देख रहे हैं वीडियो 2x में लगा के। एक मेरा ही दोस्त था, वही देख रहा था, एक शाम को देख रहा है 2x में, कह रहा है इतना पढ़ाया जाता है, इतना किसने पढ़ाया है, कम पढ़ाया कर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप डिटेल में पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ में समझ में आया। सीधी सी बात है, वहां बात की गई थी कि इंक्रीज होना चाहिए गुड्स और प्रोडक्ट। एक समय के बाद क्या होना चाहिए, उनके जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो बढ़नी चाहिए, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट में बात करते हैं, तो डेवलपमेंट क्या है। वहां हमने सिर्फ एक डायमेंशन की बात की थी कि बस गुड्स और सर्विसेज जो हमारी हैं, जीएसटी में भी देखा होगा, वही लिखते हैं ना जीएसटी में भी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो वही गुड्स और सर्विसेज है, वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कई मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। 3 कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, तो वो देखेंगे क्या प्रिंसिपल्स हैं या कोर प्रिंसिपल्स हैं। कोर समझते हो ना, जैसे अपना कोर सब्जेक्ट तो मैन होता है, तो यहाँ भी वही मतलब है, कोर का मतलब मैन वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट, मैन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अमर्त्य सेंस की कैपेबिलिटी अप्रोच को समझेंगे हम, डेवलपमेंट हैप्पीनेस को समझेंगे यहाँ, सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन को समझेंगे, एंड द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये मेन 3 है, इनको अच्छे से समझना है, बाकी इनमें इतना है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, समझा देंगे, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। दीपाश्री में वैसे भी ये 3 चीजें नहीं थी, आपकी रीडिंग्स में थी, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर ली, और सोल में तो ऐसा कुछ दिखाने की जो बच जाए, ठीक है। सोल में, चलो सोल से याद आया तो मैं बताऊं, सोल में उन्होंने एक ऐसे लिखा है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, ईडी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। उन्होंने लिखा है एक जगह सोल की पीडीएफ में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में क्या आता है, तो यहाँ पे खाना पीना के साथ साथ आपकी एजुकेशन आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, ठीक है। तो वही कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, मतलब गुड्स और सर्विसेज हैं उनका तो इंक्रीजमेंट होना ही चाहिए, इंक्रीज होना ही चाहिए वो, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स भी बढ़नी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन गवर्नमेंट दे आपको, ठीक है, प्रोटेक्शन हो, आपके राइट्स वगैरह हो आपके पास, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेसी होनी चाहिए आपकी। तो वही कह रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यदि हम इकोनॉमिक ग्रोथ में और जोड़ दें, तो आपका क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम समझते हैं थोड़ा और अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस क्यों कहा गया है। वैसे इसी चीज से समझ सकते हो मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ हमने गुड्स और सर्विस की बात की थी, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में हमने हेल्थ को जोड़ दिया, एजुकेशन को, प्रोटेक्शन को, राइट्स को, ठीक है, प्राइवेसी को। तो ये क्या है, कई सारे डायमेंशन हैं, इन सबके यदि इंक्रीज होगा, ये सब मिलेगा इंसान को, तो डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है डेवलपमेंट। चलो आगे समझते हैं। देखो 1960s तक, 60 नहीं 60s लिख लो यहाँ, 1960 तक माना जाता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही चीज है यार, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। लेकिन अर्ली 1970s में यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके बाद ऐसा नहीं है, इकोनॉमिस्ट ने इसको अलग अलग बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग है। अब यहाँ लिखा भी है कि डेवलपमेंट क्या है, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन सबका चेंज होने की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, डेवलपमेंट। और इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि विद सम स्कैटर्ड डेवलपमेंट इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री, कि मान लो इंडिया है, ठीक है, अच्छा मेरा इतना अच्छा वो है नहीं, क्या बोलते हैं, आर्ट, ठीक है, इंडिया है मान लो, ठीक है। तो पूरे इंडिया में ये नहीं कि सिर्फ मान लो दिल्ली डेवलप हो गया, बढ़िया मेट्रो सिटी बन गई है, अच्छा डेवलपमेंट है, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, सब क्या कहते हैं, कैनाल वगैरह बढ़िया है, लेकिन वैसे ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी कई ऐसी जगह हैं, ठीक है। तो दिल्ली में मान लो सिर्फ राजीव चौक की बात हुई है, ठीक है, राजीव चौक इन द सेंस क्या बोलते हैं उसको, कन्नॉट प्लेस, हाँ सीपी,
तो सिर्फ कन्नॉट प्लेस में डेवलपमेंट हो गया तो पूरे कंट्री में हो गया, ऐसा नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। गांधी जी कहते थे कि जो महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी एक बुक में कहीं कहा है कि यदि आप चाहते हो सबसे अमीर या मतलब डेवलपमेंट हुआ है, तो आप उसे देखें जो आपके देश में सबसे गरीब है, उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। ठीक है, क्या वो खाना खा पा रहा है 3 वक्त का, क्या उसके पास कपड़े हैं, क्या उसके पास मकान है। यदि ये सब है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो आप कह सकते हो कि आपके देश में डेवलपमेंट हुआ है, वरना नहीं। तो वही ये कह रहा है कि विद सम स्कैटर डेवलपमेंट से आप क्या ये डेवलपमेंट नहीं कह सकते। किसी एक छोटे से जगह में कहीं डेवलपमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, अब वहीं तुम दिल्ली देख लो, साथ में बिहार देख लो, तो बिहार में इतना डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट नहीं कह सकते कि हाँ इंडिया डेवलप्ड है। ठीक है, तो वही तरीका है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इंक्लूड ओनली दोज चेंजेस विच गैदर मोमेंटम, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली लीड टू द होल वर्ल्ड टू हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या कह रहा है, गैदर मोमेंटम का मतलब होता है किसी चीज की ऐसी शुरुआत जो बहुत ही इफेक्टिव हो। ठीक है, क्या हो, टू बिगिन टू बी मोर इफेक्टिव और पॉपुलर। तो कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इंक्लूड ओनली दो चेंजेस जो बहुत ही ज्यादा क्या हो, इफेक्टिव हो। ठीक है, जो शुरुआत में ही बहुत इफेक्टिव हो, कंटिन्यूसली होल वर्ल्ड को लीड करें टू हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हायर लेवल पे जाएं। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यही सब आएगा आपका, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, और साथ में साथ फाइनेंशियल सिचुएशन में पैसे भी आएंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू माइकल पी टोड्रो, ठीक है, जिनकी ये बुक है माइकल पी टोड्रो और स्मिथ की, तो उस बुक में सिस्टर रीडिंग्स में भी लिखा है, जिनकी एक बुक और थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड। देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड वर्ल्ड, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो, इस गरीबी और अमीरी के हिसाब से इकोनॉमिकल टर्म में वर्ल्ड को कई भागों में बांटा जाता है। जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है, कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक होती है डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, एक होती है डेवलप्ड कंट्री, और एक होती है द थर्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। ये वो होती है जहाँ पे उसकी बेसिक नेसेसिटीज ही बस पूरी हो पा रही हैं, या बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे कम है, ऐसा। बाकी आगे जानेंगे, इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे थर्ड वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो इतना दिल पे ना लें। तो इस बुक में उन्होंने लिखा है कि डेवलपमेंट मस्ट, डेवलपमेंट ज़रूरी है, और इसलिए बी कंसीव्ड एज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं, कंसीव मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस को, इन्वॉल्विंग मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होने चाहिए, पॉपुलर एटीट्यूड्स में, इंस्टीट्यूशंस में, एज वेल एज एक्सीलरेशन ऑफ इकोनॉमी, या एक्सीलरेशन से समझ सकते हो, और रेट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड होना, स्पीड से समझ लो। ठीक है, इतना फिजिक्स नहीं पढ़े होगे। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के, इकोनॉमिक ग्रोथ की और स्पीड बढ़नी चाहिए, इनक्वालिटी रिडक्शन होना चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए, और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है उसको क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नष्ट हो जानी चाहिए, इरिडक्शन हो जानी चाहिए, इरोड हो कर दो। इरोड से समझ में आया। चलो इसको फिर से एक बार समझाते हैं अच्छे से। डेवलपमेंट की जरूरत है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस को इन्वॉल्व करने पड़ेगा, और उसमें सबसे पहले आपका सोशल स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, जिसमें आपके पॉलिटिकल टर्म्स कई सारी आ जाएंगी। ठीक है, कि समाज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। साथ में आपके पॉपुलर एटीट्यूड्स आ जाएंगे। यहाँ पॉपुलर एटीट्यूड्स का मतलब है आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट्स ऑफ माइंड है, सोचने के तरीके की बात कर रहा है। देखो, ये आपकी रीडिंग्स में भी लिखा है, मैं वहीं ले जाता हूँ आपको, ताकि आपको भी लगे हाँ मैं रीडिंग्स भी फॉलो करता हूँ। श्रेष्ठी रीडिंग्स में जैसे आपकी ये बुक है, ठीक है, दिखा देता हूँ पहले। तो जो आपकी टोड्रो प्लस स्मिथ की जो बुक है, वो ये बुक है। ठीक है, टोड्रो एंड स्मिथ की। अब ये पहले से पेन इस पे इसलिए चल रखी है क्योंकि ये मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक और वीडियो बनाई थी, जिसमें लगभग मैं 5 बजे सोया था शाम को, और 12 बजे लगभग बैठ गया था। पूरा सेटअप वेटअप बनाना पड़ता है, जैसे पीछे ग्रीन स्क्रीन है, आपको नहीं दिखेगी जब तक एडिट हो जाएगी। ठीक है, पूरा आगे टेबल वगैरह, ट्राईपॉड सब रखना पड़ता है, माइक वगैरह। तो बाकी काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने पूरी यूनिट पढ़ाई। ठीक है, और उसके बाद पता चला कि शुरू के 12 मिनट्स तक तो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, मतलब माइक काम किया है, उसके बाद माइक ने काम ही करना बंद कर दिया, और पंखे की आवाज़ आ रही है, शोर आ रहा है। ठीक है, तो काफ़ी दुख हुआ। एडिट करने के बाद मुझे पता चला सुबह, जब मैंने उसको एक बार मैंने थोड़ा थोड़ा ओपन करके देख लूँ सही चल रही है कि नहीं चल रही, तो काफ़ी दुख होता है, क्योंकि पूरी रात की मेहनत होती है। सुबह क्लासेस भी नहीं है, मैंने ढंग से ले पाई थी, नींद आ रही थी काफ़ी तेज़, क्योंकि मैं उससे एक दिन पहले भी नहीं सोया था।
हालांकि कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। कोई नहीं, मेहनत करनी चाहिए, गिव अप नहीं मारना चाहिए। फिर भी मैं कंसिस्टेंस नहीं हूँ, ज्ञान और दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये आपकी बुक है जो सजेस्टेड रीडिंग्स में है, माइकल पी टोड्रो और स्टीफन सी स्मिथ की, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपका सजेस्टेड रीडिंग्स में दिया गया है, ठीक है। तो पहला आपका ये इंट्रोड्यूशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें से जब आप पढ़ोगे, ऐसे जाना पड़ेगा नीचे, पॉपुलर एटीट्यूड्स की बात कर रहा था ना मैं, दिखाता हूँ, देखो इसमें लिखा होगा। हम्म, देखो एक वर्ड मैंने बताया था सब्सिस्टेंस, यहाँ पे सब्सिस्टेंस इकोनॉमी की बात की गई है। यहाँ कह रहा है बस थोड़ा सा ज़्यादा कमा पाते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज से, फूड शेल्टर और क्लॉथिंग। तो वही मैं बात कर रहा था, गुजारा चल पाए उतना। मैंने कहा था सब्सिस्टेंस लिविंग ऑफ, मोड ऑफ लिविंग से कहाँ जाना है, हायर लेवल पे, ठीक है। तो ये इसमें से भी मैंने कहीं ना कहीं फॉलो किया है चीज़ों को, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ देखो किधर गया, हाँ, ये सब मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी तब पढ़ा दिया था, लेकिन उसमें माइक वर्क नहीं कर रहा था, तो बहुत दुख हुआ मुझे इस बात का, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद सब हुआ ऐसा। तो देखो सबसे पहले थ्री कोर वैल्यूज़ के टाइम आप पढ़ोगे वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ का मतलब कुछ और नहीं, प्रिंसिपल से ही है, ठीक है। वहाँ लिखा था पॉपुलर एटीट्यूड्स, तो वो एटीट्यूड्स का मतलब यही है, स्टेट्स ऑफ माइंड आपका कैसा है, आपके अकेले की जो फीलिंग्स हैं वो क्या है इंडिविजुअल की, ठीक है। इंस्टीट्यूशन में नॉर्म्स, रूल्स ऑफ कंडक्ट, किसी चीज़ को आप कंडक्ट करते हो उसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, ठीक है। और ये सब इसी में लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी थी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमिस्ट, ठीक है। इस बुक में आप पढ़ोगे कहीं तो लिखा है जैसे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट, ठीक है, और आगे लिखा होगा क्या कहते हैं, न्यू इकोनॉमिस्ट। चलो मैं वहीं समझा देता हूँ रीडिंग्स में, वो सॉरी पीपीटी में। तो यहाँ कुछ नहीं, वो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, वो ये कहते थे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम है, कुछ नहीं है। लेकिन न्यू इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है, जो 1960 के बाद हुआ, वही चीज़ वहाँ लिखी है, बस नाम अलग कर दिया है टॉपिक का। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो हम कहाँ थे, इस जगह। तो क्या है, माइकल पी टोड्रो जो थे, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट मस्ट है, और उसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जैसे सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉपुलर एटीट्यूड्स मतलब स्टेट्स ऑफ माइंड, आपके अकेले की फीलिंग्स क्या हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, मतलब रूल्स ऑफ कंडक्ट की बात की गई है, ठीक है, एज वेल एज स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड बढ़नी चाहिए। इनइक्वालिटीज जो भी होती हैं लोगों के बीच में, चाहे वो कास्ट को लेकर, रेस को लेकर, सेक्स को लेकर, या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, पार्ट 3 में है ना, राइट टू इक्वलिटी, इक्वल बिफोर द लॉ, ये सब चीज़ें हैं ना। तो हाँ, वही रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी होना चाहिए, एंड रिडक्शन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जितना हमें बेसिक नेसेसिटीज हैं उनको भी हम करने में, मतलब कलेक्ट करने में यदि हम एबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो वही कह रहा है, इसको तो बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए। देखो ये अभी आपकी रीडिंग्स में लिखा हुआ है, सिस्टी रीडिंग्स में थोड़ा टाइम लग जाता है यार, बस, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ बाद में आप ये ना कहो कि भाई कुछ रीडिंग्स को तो फॉलो ही नहीं किया बिल्कुल। तो देखो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, बाद में शायद दिखाना ही बंद कर दूं मैं, लेकिन अभी थोड़ा शुरुआत है तो आपको ट्रस्ट तो दिलाना पड़ेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो ये लिखा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो इसमें देखो लिखा है अ सिचुएशन ऑफ बीइंग अनेबल टू मीट द मिनिमम लेवल्स ऑफ इनकम, फूड, क्लॉथिंग, हेल्थ केयर, शेल्टर एंड अदर एसेंशियल्स, जो भी अदर एसेंशियल्स चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उनको भी क्या कह रहा है, अनेबल टू मीट द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, कि इनको भी, इन सभी चीज़ों को, इनकम से लेके ये जो भी एसेंशियल तक है, सबको कलेक्ट करने के लिए भी क्या है, अनेबल होना, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल इरिडिक्शन, इरिडिक्ट कर देना चाहिए। तो वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो महबूब उल हक जी ने, ये महबूब वो महबूब नहीं है कि महबूब कयामत होगी आज तेरी गलियों में, है, तो वो नहीं है। तो ये इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने अपनी गोल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में कहा है कि यदि आप चाहते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है,
खाना प्रॉपर मिलना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी किलो कैलोरी चाहिए उतनी बॉडी को ना मिले, तो इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दें या एलिमिनेट ही कर दें। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है और साथ में इनइक्वालिटीज की भी बात की गई है। आप देखोगे इतना सिटी में नहीं लेकिन गांव में आज भी कास्ट को लेकर बहुत अधिक है, गरीब अमीर में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज होती हैं। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा यदि आप चाहते हो देश डेवलपमेंट हो देश में, तो रिडक्शन और या एलिमिनेट करना चाहिए आपको मेलन्यूट्रिशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इनइक्वालिटीज का। और साथ में लिखा है एलिमिनेशन ऑफ डिसीज एंड इलिटरेसी, डिसीज को एलिमिनेट करना चाहिए, व्यक्ति मरना चाहिए लेकिन उसकी एज होने के बाद, ना कि बीमारियों से। और इलिटरेसी को खत्म करना चाहिए। कई लोग कहते हैं यदि आपको एजुकेशन नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आप पुअर हैं। सिर्फ पैसे से पुअर का मतलब नहीं होता कि आप पुअर हैं मतलब आपके पास पैसे नहीं है। पुअर वो भी है जिसके पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, या उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, ठीक है, तो वो भी व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति पुअर है। मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती है, तो इसका मतलब आप पुअर हो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो आप अमीर नहीं हो, गरीब हो इकोनॉमिक्स में। तो इतनी बात यदि समझ में आ गई हैं तो आगे हम बढ़ते हैं। 3 कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, ठीक है, या कोर का मतलब समझो वही मेन वैल्यूज या मेन प्रिंसिपल्स डेवलपमेंट के। 3 चीजें हमें होनी चाहिए मेरे पास, तभी जाके क्या होंगे, हमारा डेवलपमेंट होगा। ये मेन है, कोर है, और ये देने वाले, ये बताने वाले कोई और नहीं, प्रोफेसर कौन थे, डेनिस गॉलेट, ठीक है, प्रोफेसर डेनिस गॉलेट, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले हमें बताया क्या बोलते हैं, सस्टेनेंस, ठीक है, सस्टेनेंस, सेल्फ स्टीम, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले सस्टेनेंस का मतलब क्या होता है, तो सस्टेनेंस का मतलब होता है बेटा, बेटा नहीं भाइयों, साथियों, साथियों सही है, ठीक है, सस्टेनेंस का मतलब होता है साथियों जो आपकी बार नेसेसिटीज होती हैं या बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जिसमें आपकी पहले आती थी 1960 से पहले, कह सकते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जो मानते थे, वो आपके रोटी कपड़ा मकान, कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, तो वैसे ही आपका फूड, क्लॉथिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेल्टर, मकान वाली जगह शेल्टर, ठीक है, कपड़ा मकान। तो पहले के लोग ये मानते थे, पहले के इकोनॉमिस्ट, कि ये 3 चीजें तो होनी चाहिए, आपकी बेसिक नेसेसिटीज हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो यहाँ लाइफ सस्टेनेंस में, लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन बी सस्टेन्ड व्हेन बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड। अब बेसिक नीड्स में क्या क्या है, सबसे पहले ये 3 चीजें आपकी जो पहले के लोग मानते थे, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग, ठीक है। तो ये 3 के साथ साथ बाद में ये 3 और चीजें जोड़ी गई हैं, जिसमें आपकी प्रोटेक्शन है। सबसे पहले प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्या मतलब, आपको खाना मिल रहा है, कल आके कोई भी थप्पड़ मार के जा रहा है आपको, तो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सिर्फ मारपीट से नहीं, हर चीज से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन भी होनी चाहिए, और हेल्थ, ये आपकी क्या है, बेसिक नीड्स हैं, सस्टेनेंस हैं। तो यदि ये आपके पास 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं, ये होनी चाहिए, तो आप क्या है, थोड़े बहुत डेवलप माने जाओगे, ठीक है। तो फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं, ये सस्टेनेंस है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, ठीक है। और यदि ये एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है, तो क्या है, एब्सोल्यूट अंडर डेवलप्ड एग्जिस्ट, क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, क्या चीज, एब्सोल्यूट अंडर डेवलपमेंट। यदि ये 6 नहीं है तो बिल्कुल ही सही बात है कि अंडर डेवलपमेंट में हो आप, डेवलपिंग पे हुई नहीं, अंडर डेवलप। तो ये 6 चीजें बिल्कुल मिनिमम है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये होनी ही चाहिए। आगे देखो सेल्फ स्टीम, सेकंड क्या था, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम से समझ रहे हो, आत्मसम्मान, इज्जत, भाई को क्या चाहिए, इज्जत, भाई को क्या चाहिए, इज्जत, तो इज्जत दो मुझे। कमेंट में आगे कई अब तो गाली लिख के जाएंगे। चलो देखो, हाँ कोई चीज समझ में आए तो कमेंट में बता दिया करो। सेल्फ स्टीम इज अ फीलिंग ऑफ वर्दी, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ स्टीम क्या है, इज अ फीलिंग ऑफ वर्दी, वर्दी लायकनेस, मतलब लायक, वर्दीनेस लायक, इंडिपेंडेंस होना चाहिए हमारे पास, हर चीज की क्या होनी चाहिए, लिबर्टी भी होनी चाहिए, डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए किसी पे, ठीक है। लिबर्टी और इंडिपेंडेंस में थोड़ा अंतर होता है। लिबर्टी वो जो हम पेरेंट्स से मांगते हैं, इंडिपेंडेंस जो पूरे सेल्फ अपने पे डिपेंड हो। नो कंट्री कैन हैव डेवलपमेंट, नो कंट्री कैन हैव डेवलपमेंट इफ इज यूज्ड एज अ टूल बाय अदर कंट्रीज परस्यू देयर ऑन सेल्फिश इंटरेस्ट। कह रहा है कि कोई भी कंट्री तब तक डेवलपमेंट में नहीं मानी जाएगी जब तक कोई और उसे एज अ टूल यूज कर रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। जैसे एग्जाम्पल में दूं तो चाइना और पाकिस्तान, अब आपको पता है कौन किसका फायदा उठा रहा है ना, तो ये कभी भी डेवलपमेंट में नहीं जाएगी जब तक चाइना इसका फायदा उठाएगा अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो बाकी कई वर्ड लोग यूज करते हैं उल्टे सीधे कि पाकिस्तान तो चाइना की ये है वो है, ठीक है, तो ये डेवलप नहीं मानी जाएगी ऐसे कभी भी, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, आपके खुद के पास आपके लिबर्टी होनी चाहिए,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेन ड्रीज एंड अमर्त्य सेन, जो आपकी दूसरी सृष्टि रीडिंग्स है उनकी अकॉर्डिंग उनकी बुक में ही लिखा है कि डेवलपमेंट इज लेजिटिमाइज्ड एज अ गोल। आपने पढ़े होंगे ना एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वही कह रहा है कि आप ये जो डेवलपमेंट है ये भी एक गोल में होना चाहिए, लोगों के लिए गोल होना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट परहैप्स इवन इन इंडिस्पेंसिबल वे गेनिंग एस्टीम। इंडिस्पेंसिबल मतलब इसके बिना मुमकिन ही नहीं है। तो डेवलपमेंट के क्या कहते हैं, डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए हमें, लेकिन ये बिना एस्टीम के, बिना इज्जत के, या बिना कह सकते हैं इंडिपेंडेंस, वर्दी और सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना आप डेवलपमेंट नहीं पा सकते। ठीक है, डेवलपमेंट एक गोल है, लेकिन इस गोल को पाने के लिए, ठीक है, इस गोल को क्या है पाने के लिए आपके क्या चाहिए, एस्टीम, सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, मतलब आपके पास इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए, आप सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये सब चीजें होंगी तो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड था। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, सर्विट्यूड आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो यहाँ पे सर्वेंट से समझ सकते हो। सर्वेंट वर्ड सुना है ना, गुलामी करना, तो सर्विट्यूड भी का मतलब वही एक तरह से गुलामी, लेकिन सिर्फ गुलामी काम से ही नहीं, हर चीज से। ठीक है, तो ये कह रहा है इससे हमें फ्रीडम होनी चाहिए तो हम डेवलपमेंट माने जाएंगे, डेवलप्ड माने जाएंगे। तो वही कह रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम इविल्स, बुराइयों ऑफ वांट एंड इग्नोरेंस। अब यहीं पे लिखा है सोसाइटीज आर एबल टू चूज वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। हमारे पास पॉलिटिकल फ्रीडम होने चाहिए। आपने यूएफ पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, वन मैन वन वैल्यू वन वोट, वही वाली। तो वोट डालने की भी हमारे पास फ्रीडम होनी चाहिए, पहले लोगों पे नहीं थी। उससे पहले फीमेल नहीं डाल सकते थे, सिर्फ मेल डाल सकते थे, है ना। अब क्या है, इसमें 18+ जो भी है वो वोट डाल सकता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, ठीक है, रिलीजन का हो, ठीक है, सेक्स हो, कोई भी चलेगा। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्रेशन, आप अपनी जो भी बात है उसको फ्रीली क्या कर सको, एक्सप्रेस कर सको, लोगों के सामने बोल सको, तो ये फ्रीडम होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, आप एमएलए बनना चाहते हो, एमपी बनना चाहते हो, पीएम बनना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी कास्ट बहुत लोअर कास्ट है आपकी, तो ऐसी चीजें ना हो। ठीक है, तो इससे भी फ्रीडम चाहिए। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए इक्वेलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकता, सबके पास इक्वेलिटी होनी चाहिए किसी जॉब को लेकर। या आपने देखो कई स्कीम भी चलाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, कि जिसमें जो ओबीसी है या मतलब SC ST वाले हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा दिया जाता है कि हाँ आप 80+ पे आए तो मेरिट में आपका पहले आ जाएगा। तो ऐसी कई चीज़ें बैलेंस करने के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वेलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ द लॉ। आए, ये रूल ऑफ द लॉ, इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये कहाँ पढ़ाऊंगा, सैक में आपका योर लॉ एंड योर राइट एक सब्जेक्ट है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ही बताता हूँ। रूल ऑफ द लॉ का मतलब सीधी बात है, रूल किसका होना चाहिए, लॉ का होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी से भी फ्रीडम होनी चाहिए, गरीबी से, या हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉवर्टी की जगह लिखो तो और ज्यादा फायदा होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो ये तीन हमारे क्या थे, ये हमारे डेवलपमेंट के कोर वैल्यूज थे। ये तीन क्या थे, कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट। यदि आप डेवलपमेंट चाहते हो तो सबसे पहले आपको सस्टेनेंस, ठीक है, सस्टेनेंस होना चाहिए, मतलब बेसिक नेसेसिटीज तो होनी ही चाहिए। दूसरा आपके पास क्या था, सेल्फ स्टीम। यदि आप चाहते हो डेवलपमेंट हो तो सेल्फ स्टीम, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, इनकी कैपेबिलिटी अप्रोच क्या थी, तो कुछ नहीं, बस अमर्त्य सेन ने इतना सा बताया था। कई लोग सोचते होंगे यार ये भी पढ़ना है बहुत ज्यादा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि यदि आप चाहते हो सच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो देश में, तो वो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज या जीडीपी या रियल नेशनल इनकम के बढ़ने से नहीं बढ़ेगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए आपको और भी चीजें जोड़नी पड़ेंगी, जैसे हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई। ठीक है, इनकम है एक फैक्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकम नहीं जोड़ोगे, इनकम होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इनकम तो ये काम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम है, हेल्थ है, एजुकेशन, ऐसी कई चीजें जोड़नी चाहिए। वही अमर्त्य सेन ने कहा है कि अमर्त्य सेन मेंटेन्स दैट डेवलपमेंट इज कंसर्न विद एनहेंसिंग द लिव्स वी लीड एंड फ्रीडम वी एंजॉय। ठीक है, तो एनहेंस करना चाहिए जो भी लोग जी रहे हैं उसकी लाइफ को, एंड फ्रीडम भी एंजॉय, और हम क्या फ्रीडम को भी एंजॉय करें। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कंसर्न विद हैविंग मोर ऑफ इनकम एंड गुड्स। वही बात कर रहा है कि सिर्फ गुड्स और सर्विस या इनकम, जीडीपी वगैरह यही सिर्फ नहीं है कंसर्न, इनका ही नहीं है, और भी कई चीजें हैं इसके अलावा, यदि आप डेवलपमेंट चाहते हो तो। ठीक है, जैसे उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन ये बताया। ठीक है,
ह्यूमन डेवलपमेंट बताया, एसडीआई के बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, तो उसकी बात की है। इन डेवलपमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड और कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड। क्या कह रहा है, जो भी डेवलपमेंट में आपके पास गुड्स वगैरह होंगे, कमोडिटीज होंगी, जो भी प्रोड्यूस करेगा, उनका क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव यूज होना चाहिए। तो ये अमर्त्य सेन ने अपनी कैपेबिलिटी अप्रोच में बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, किसकी बात करेंगे, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। आप कहोगे आपने ग्राफ क्यों नहीं जोड़ा जो सस्टी रीडिंग्स में दिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधी सी बात समझो, आप खुद पढ़ लेना चाहें। इन्होंने कहा था कई सारे फैक्टर्स हैं हैप्पीनेस के, जिसमें से एक इनकम है, कि एक मिडिल फैमिली बंदा चाहता है इतनी कम से कम एवरेज इनकम हमारी हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद इनकम ज़्यादा बढ़ती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो आप 1 लाख पर मंथ कमा रहे हो, इनफ है। अब आपको क्या चाहिए, आपकी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, क्वालिटी जो लग्जरियस लाइफ है वो आप जी सकते हो एक तरह से, ठीक है। और इसके बाद ये नहीं है कि सिर्फ यदि आप करोड़ों कमा रहे हो महीने पे तो आप बहुत खुश हो, नहीं भाई, ठीक है। कई लोगों का क्या होता है, रिलेशनशिप में खराब हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, वो खुश नहीं रहते, पैसे तो करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन घर में माता पिता उनके सही नहीं है, या पेरेंट्स, ठीक है, कपल्स आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, या किसी पिता की अपने बच्चे से नहीं बन रही, ठीक है, ऐसे कई चीज़ें। या मान लो किसी जो कोई वर्क कर रहा है, मान लो करोड़ों कमा रहा है, लेकिन जो वर्क कर रहा है वहाँ पे ऑफिस में, वो वर्क उसे पसंद ही नहीं है, वो काम ही पसंद नहीं आ रहा उसको, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। इसमें एक एग्जांपल में लिखा है, देखो सबसे पहले तो यही चीज़ लिखी है जो मैंने अभी बता दिया, चाहे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक लिखा है रफली 4 टाइम्स, हाँ ये देखो एग्जांपल लिखा है, रफली 4 टाइम्स यही लिखा है, 60 रीडिंग्स में ग्राफ के साथ हो जो बनाया वहाँ पे हैप्पीनेस वाला। रफली 4 times the percentage of people report that they are not happy or satisfied in Tanzania, Bangladesh, India, Azerbaijan। ये चार गुना लोगों ने क्या बोला है कि वो सेटिस्फाई नहीं है, हैप्पी नहीं है तंजानिया, बांग्लादेश और इंडिया, अजरबैजान में, जितने के वो यूएस में या स्वीडन में है। और ये बात किसने कही है, जो कि $10,000 से $20,000 के बीच में कमा रहे हैं, ठीक है, पर मंथ पे, ऐसे मान लो, ठीक है, पर कैपिटा, ठीक है। उन लोगों ने कहा कि इंडिया में भी इतना ही कमा रहे हैं और इतना ही हम यूएस और स्वीडन में कमा रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा खुश कहाँ पे हैं, हैप्पी हैं यूएस में और स्वीडन में। वजह कई हो सकती हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक पैसे ही वजह नहीं है, कई चीज़ें, राइट्स आपके पास हैं आपके कि नहीं, क्या आप कास्ट वगैरह से कोई इनइक्वालिटी तो नहीं हो रही है, इक्वालिटी है कि नहीं है। अब मान लो इंडिया में आज भी इक्वालिटी नहीं मानी जाती, फीमेल को इतनी इज्जत नहीं दी जाती, भले ही वो ज़्यादा कमा रही हो, है ना, मेल को ज़्यादा दी जा रही है, तो वो खुश नहीं रह पाएगी। या मान लो उसका हस्बैंड उसको फोर्स करके काम करवाता है कुछ, या कहता है कि नहीं ये नहीं कर सकते तुम, वो नहीं कर सकते, अपना वो दिखाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है ना, मेल जो डोमिनेंट है वो इंडियन सोसाइटी में है। तो ये कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग खुश नहीं रहते, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ पैसा है। देखो एक इकोनॉमिस्ट है रिचार्ड लायर्ड, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा, मैं सोच रहा हूँ जल्दी खत्म ना हो, लेकिन हाँ ठीक है, आज मैं खत्म करा दूँ क्योंकि लगभग 40 मिनट्स का तो हो ही गया होगा लेक्चर, ठीक है। तो रिचार्ड लायर्ड हैं, इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई क्या 7 फैक्टर्स हैं, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं, 7 फैक्टर्स हैं जो बताते हैं आपकी हैप्पीनेस को, ठीक है। एक सर्वे के थ्रू इन्होंने बताया था, जैसे एक एवरेज नेशनल हैप्पीनेस जो होती है फैमिली रिलेशनशिप पे फैक्टर है एक, सीधी सी बात है। 7 फैक्टर्स में क्या है, फैमिली रिलेशनशिप, क्या आपके परिवार में आपके जो मियाँ बीवी हैं, ठीक है, मियाँ बीवी बोलते हैं ना, तो मियाँ बीवी हैं, क्या उनमें सही चल रहा है, क्या उनके बच्चों में झगड़ा तो नहीं हो रहा आपस में, भाई बहन में, या किसी की बेटे की पिता से नहीं बन रही, या बेटी से नहीं बन रही, तो चाचा से नहीं बन रही, किसी किसी से नहीं बन रही, बाबा से नहीं बन रही, बाबा को भगा रहे हो बाहर, खाना नहीं दे रहे हो टाइम से, हैं कि चलो तुमको अनाथ आश्रम में डाल के आए, तो घर में झगड़े हो रहे हैं। तो ये सब ना होना चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, सब बढ़िया से जी रहे हो, फैमिली में बढ़िया खुशी हो, है ना। फाइनेंशियल सिचुएशन होनी ही चाहिए, पैसे भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल गरीब हो तो भी खुश रहोगे, नहीं, फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी होनी चाहिए। साथ में आपका क्या है, वर्क, आप जो काम कर रहे हो उसमें भी आपको खुश होना चाहिए। प्रोफेशन और पैशन दोनों खुश होने चाहिए, जैसे फिलहाल मैं नहीं हूँ क्योंकि यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कम है, हैं, कह रहे अपनी चोड़ में बोलता रहता है कुछ भी। कर दो भाई कर दो, मन हो तो, मेहनत करता हूँ यार, पीपीटी बनाने में पता है कितना टाइम लगा है, मैं ही जानता हूँ। कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स, आपके जो दोस्त हैं, है ना, कम्युनिटी एंड फ्रेंड्स, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे आपकी कैसी है बोलचाल, बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही, कि आप दोस्त से रोज लड़ रहे हो, है ना। और सबसे मेन हेल्थ,
हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब आप करोड़ों कमा रहे हो लेकिन आपको कैंसर है, यदि आप बीमार हो तो क्या फायदा, तो उसी में पैसा जाएगा। जैसे मुलायम सिंह थे, उनका ब्लड हर वीक चेंज किया जाता था, है ना, तो क्या ही मतलब है अमीर होने का। तो पर्सनल फ्रीडम, आपकी पर्सनल फ्रीडम होनी चाहिए, या कह सकते हैं लिबर्टी होनी चाहिए आपके पास, आपकी पर्सनल वैल्यूज, ठीक है, जो भी हैं उनकी भी इज्जत लोग करें, ठीक है। तो ये 7 फैक्टर्स, ऐसे 7 फैक्टर्स बताए गए हैं कि जो हैप्पीनेस को हम मीजर कर सकते हैं एक तरह से। एक थोड़ा सा एक आपको हम एग्जांपल बताते हैं। जो भूटान की गवर्नमेंट है, किसकी, भूटान की गवर्नमेंट, तो इन्होंने कहा है हम जीएनपी नहीं निकालेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको ना निकालने की जगह हम GNH निकालेंगे, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है। और जिसमें वो हेल्थ को भी जोड़ेंगे, एजुकेशन को भी जोड़ेंगे, फ्रीडम को भी जोड़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा एक मतलब टफ चीज है, कैसे GNH को निकालेंगे। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि हम मीजर करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए GNH को निकालेंगे, ना कि GNP को। हालांकि चलो, समझ में आना चाहिए डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। सिर्फ डेवलपमेंट ऐसा नहीं है, हैप्पीनेस से डेवलपमेंट को कंपेयर किया जा सकता है। यदि व्यक्ति हैप्पी है तो कह सकते हो हाँ डेवलपमेंट है, लेकिन वो हैप्पी कब होगा, जब इतने फैक्टर्स बढ़िया चल रहे हो। फ्रीडम होनी चाहिए उसके पास, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, है ना। लेकिन सिर्फ इनकम नहीं, नहीं भाई, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन, सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन कुछ नहीं, बस इसमें इतनी सी बात है, ग्लोबली ऐसा माना जाता है कि वुमेन है वो ज्यादा पुअर है, किससे, मैन से। मैन से क्या है, टेंड टू बी पुअर देन मैन, मैन, ठीक है। दे आर ऑल्सो मोर डिप्राइव्ड इन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये एजुकेशन और हेल्थ में मैन से ज्यादा डिप्राइव्ड हैं, बेकार हैं एक तरह से। एंड इन फ्रीडम इन ऑल इट्स फॉर्म्स। मोर ओवर वुमेन है प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चाइल्ड रियरिंग, जो उनका पालन पोषण है, एजुकेशन है, उस पर ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, वुमेन होता है। तो वुमेन अपना अधिकतर पैसा बच्चे पे खर्च कर देती है, ठीक है, सेविंग्स भी ज्यादा करती है, या कई ऐसी चीजें हैं इसलिए वो अपना वर्क नहीं अच्छे से कर पाती है बच्चे के चक्कर में, ठीक है। बल्कि मैन जो होता है, मेल होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से वो काफी पीछे रह जाती हैं। और देखो यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट ने कहा भी है कि टू मेक द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट, यदि आप चाहते हो बिगेस्ट इम्पैक्ट पड़े डेवलपमेंट में, देन अ सोसाइटी मस्ट एम्पावर एंड इन्वेस्ट इन इट्स वुमेन। वो क्या करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए किस पे, वुमेन पे। तो आपका देश क्या होगा, डेवलपमेंट उसमें होगा, डेवलप्ड होगा, ठीक है। वही यहाँ पे भी वही बात लिखी है, चिल्ड्रन नीड बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन, और इसमें ज्यादातर क्या होती है, फादर से ज्यादा बेनिफिट फॉर देयर चिल्ड्रन देन फादर्स डू। तो वो ज्यादा कौन करता है, माँ ज्यादा खर्चा करती है, तो इसलिए वो इतनी डेवलप नहीं है या गरीब होती है। तो वही कह रहा है, यदि आप चाहते हो डेवलपमेंट हो तो सेंट्रल रोल ऑफ वुमेन होगा उसमें। उसमें क्या है, आपको ज्यादा एम्पावर और इन्वेस्ट वुमेन पे भी करना चाहिए, जितना मेल पे करते हो उससे भी ज्यादा, तब जाके बैलेंस होगा, ठीक है। कहीं देखा होगा आपको, फीमेल की हमेशा क्या कहते हैं, रिजर्व सीट होती है MLA में, MLC में, ठीक है। तो ये कई ऐसी चीजें होती हैं, ये सब इसीलिए की जाती हैं ताकि देश में डेवलपमेंट आए, इकोनॉमिकल टर्म में ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, लास्ट है द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या है, द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, कुछ नहीं है। अभी आपने 3 कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले आपने सस्टेनेंस पढ़ा था, है ना, एन है ये, ठीक है। थोड़ा राइटिंग इस पर नहीं आ पा रहा, नोट्स पे अच्छा आता है। सस्टेनेंस है, और दूसरा आपका क्या था, सेल्फ स्टीम। राइटिंग वैसे मेरा बेकार ही है, मुझे पता है, तो ये मत कहना नोट्स में कौन सा तुम्हारा अच्छा आता है, ठीक है। लास्ट था फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, फ्रीडम फ्रॉम सर्विट्यूड, ठीक है। तो ये 3 थे। ऐसे ही यहाँ पे भी वही है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है डेवलपमेंट के, तो सबसे पहले इससे रिलेट करके आप लिख सकते हो एग्जाम में भी। ये सस्टेनेंस में क्या था, बेसिक नेसेसिटीज थी, तो वो ही यहाँ पे है, देखो, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स, मतलब वही जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जिसमें फूड, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद दूसरा था सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम, वही यहाँ भी वही बातें की गई है सेल्फ स्टीम के इस वाले में। दूसरा ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, ये दूसरा हो गया। इसमें भी टू रेज लेवल्स ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग इन एडिशन टू हायर इनकम, प्रोविजन ऑफ मोर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड ग्रेटर अटेंशन टू कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, यदि इंडिया में आप करो कौन से स्टेट्स ज्यादा हैप्पी रहते हैं, तो आप देखोगे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो काफी ज्यादा माने जाते हैं हैप्पी, बेटर, अपने जो और यूपी बिहार वगैरह हैं इनसे। क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि वो अपने कल्चर को ज्यादा फॉलो करते हैं, कल्चर में खुश रहते हैं।
तो आप, सिंपल सी बात है, आप हो, मान लो आप किसी दूसरे देश में गए हो और वहाँ पे मान लो आप हिंदू हो और वहाँ भजन चल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया भजन चल रहे हैं राधा कृष्ण के, तो आपको खुशी होती है ना, अंदर से खुश होते हो ना, आप भी उसमें शामिल हो जाते हो। क्यों खुशी होती है? क्योंकि वो आपका कल्चर है, आपको हमेशा कल्चर बांध के रखता है, खुश रखता है। और जो लोग कल्चर अपना फॉलो करना भूल जाते हैं वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। आपने देखा होगा ऐसा कई कि अमीर नहीं होते लेकिन वो भजन वगैरह करते हैं, वो खुश रहते हैं व्यक्ति, अच्छे दिल के होते हैं, मतलब अच्छे दिल अंदर, खुश मिजाज दिल के, है ना। तो ये ऐसी कई चीजें हैं, यदि आप अपने कल्चर को फॉलो करते रहोगे तो भी हैप्पी रहोगे। तो कई लोग नहीं करते, वो थोड़ा बहुत कभी कभी, ऐसा नहीं रोज जाओ आप एकदम खो जाओ, लेकिन मंदिर में जाओ, थोड़ा भजन वगैरह में आपको खुशी मिलेगी अंदर से। कई लोग जाते भी हैं, स्ट्रेस रिलीफ होता है ना। ऐसी कई चीजें होती हैं, तो मंदिर जाना भी चाहिए पर डे, चाहे 10-20 मिनट के लिए जाओ। तो कह रहे कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज, all of which will serve not only to enhance material well-being but also generate greater individual and national self esteem। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तीसरा वही है, फ्रीडम की बातें की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही बातें की गई हैं। इकोनॉमिक सोशल चॉइस अवेलेबल टू इंडिविजुअल नेशन बाई फ्रीइंग देम फ्रॉम सर्विट्यूड, वही बात की गई है यहाँ भी, ठीक है। डिपेंडेंस से भी क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। नॉट ओनली रिलेशन टू अदर पीपल एंड नेशन स्टेट्स बट ऑल्सो द फोर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड ह्यूमन माइजरी, ठीक है, फुल स्टॉप होना चाहिए यहाँ। चलो कोई बात नहीं। तो इतनी सी बात क्लियर हुई है, बताओ, इतनी सी बात क्लियर है तो आगे बढ़े हम। ये आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे अब थोड़ी पीपीटी इसमें शायद ऐड कर दी मैंने ये, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। इकोनॉमिक, आज हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ऐसे कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से समझ में आया है। और यदि आपको लगता है मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है इसमें, तो आप कमेंट में या मैसेज करके मुझे कॉल करके बता सकते हो, मैं इंक्लूड कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई क्वेश्चन हो आपका वो भी आप कर सकते हो, फॉरवर्ड मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। यदि नंबर है, बाकी मैं शेयर नहीं करूँगा नंबर यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैं वैसे भी फ़ोन पिक नहीं करता ज़्यादा। तो मैसेज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो शायद आपको आंसर मिल जाए, कॉल में पिक नहीं करता इतनी, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम पर आपको नोट्स वगैरह जितनी भी हैं, पीपीटी वगैरह, वो धीरे धीरे आपकी जो भी सोल की पीडीएफ हो गई, ये जो आपकी सृष्टि रीडिंग्स हो गई, और ये आपकी दीपाश्री हो गई, बाकी मेरी ये पीपीटी, मेरे हैंड रिटन नोट्स, ये सब आपको मिलेगा, साथ में PYQs, ठीक है। धीरे धीरे सब अपडेट करता जाऊँगा मैं टेलीग्राम पे। कब वीडियो अपलोड होगी ये भी पहले टेलीग्राम पर बताऊँगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े रहे अभी तक। 50 मिनट्स लगभग हो गई, और कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, मैं सब्सक्राइब की एक बार ना कहूँगा, लेकिन कमेंट की जरूर दूंगा, प्लीज़ कमेंट में बताओ। बाकी सब्सक्राइब तो आपका मन होगा तभी आप करोगे, वरना देख के निकल लोगे, हैं। वैसे ऐसा मत करो भाई, बहुत मेहनत लगती है, नहीं जानता हूँ। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। नहीं मतलब अभी रात हो रही है यहाँ, आप पता नहीं कब देखो, तो कोई नहीं, जय हिंद।